हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश विदेश की खबरों पर चर्चा करते हैं और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। मकसद यही होता है कि कुछ गहराई से मालूमात हो। जो कुछ अखबारों में, टेलीविजन में आ रहा है वही सब कुछ नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ है जानने के लिए। और सही इंफॉर्मेशन पहुंचना, सही इंफॉर्मेशन तक यानी एक्सेस जो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि प्रोपेगेंडा इसी बीच में हो जाता है और इंसान कुछ का कुछ समझ बैठता है। बहरहाल, इस वक्त हमारे साथ जॉन दयाल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने कई मुल्कों में विदेशी पत्रकार के तौर पर काम किया है, कई जंगें कवर की हैं और इजराइल फिलिस्तीन जो इलाका है उसमें कई बार आप गए हैं। आज और आप अमेरिका के इलेक्शन को बहुत ही नजदीक से फॉलो कर रहे हैं। हमारी पिछले कम से कम 2 बार अमेरिका के इलेक्शन पर बात हुई है। वो जिस गहराई से उनके पास मालूमात है वो शायद भारत में बहुत ही कम ऐसे पत्रकार हों। तो वेस्ट एशिया में इजराइल फिलिस्तीन जंग में क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे, और अमेरिका के इलेक्शन में क्या है, क्या सूरत हाल बनी है उस पर बात करेंगे, और खुद इजराइल वाले इस मामले का, वेस्ट एशिया का अमरीकी इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, जो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस वक्त नेतन्याहू अमरीका पहुंचे हुए हैं और जाते जाते, जब वो जाने ही वाले थे, सफर शुरू करने वाले थे, तभी जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया अपने कैंडिडेसी विड्रॉ करने का, और कमला हैरिस उनकी जगह आ गई हैं। अभी उनकी कैंडिडेसी फॉर्मल कंफर्म होनी है। आप ये किस तरह से देख रहे हैं अमेरिका के ये इलेक्शन, और इस इलेक्शन के बीच में ये वेस्ट एशिया की जंग, और जंग के दौरान वहां अवामी मूड फिलिस्तीनियों के हक में, जो यूनिवर्सिटियों में हमने देखा है, सड़कों पर देखा है, कैसे हालात हैं, क्या कुछ है? ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, क्या हो गया, इसका नतीजा क्या हो सकता है? शुक्रिया, आप हमको बोलने का मौका देते हैं अपने चैनल में। ये भी बड़ी बात है। नहीं एक साहब, बहुत ही मैं कोई बड़ी बहुत ही बात नहीं है। आप नहीं, आप एक बहुत ही अहम रियाया के पास एक बहुत ही अहम ऑडियंस से मुखातिब होना आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक समुदाय है जिसको गलतफहमी के शिकार तो खुद है ही, उनको गलतफहमियां दूसरों के प्रति हो जाती है, क्योंकि करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आती है या आती है तो इतने फिल्टर्स के थ्रू आती है कि समझ में नहीं आता कि क्या सच है, क्या किसने ऐड किया है, क्या हो रहा है। तो इस वास्ते मैं बहुत अहम आपकी चैनल को मानता हूँ आज के दिनों में। तो दूसरी बात यह है, एक मजाक उठा था जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी। मजाक अंग्रेजी में यह था, द बुलेट was targeting Donald, it hit Biden। मतलब डोनाल्ड की जान पर गोली चलाई गई थी, मगर उसने बाइडेन को मार दिया। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बाइडेन उस गोली के बाद पूरा सफेद समाज जो है, पूरा दुनिया का, सबने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप तो अब जीता ही जीता, अब उसके ऊपर सिर्फ एक मोहर लगानी नवंबर में बाकी है, बाकी सब हो चुका है। मगर जब बाइडेन ने अनाउंस किया कि मैं अब राष्ट्रपति के इलेक्शन से नहीं लड़ रहा हूं, रिटायर हो गया हूं, और कमला हैरिस मेरी पर्सनल सपोर्ट उनके साथ है, उसने जो डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहा था, जो बैलून उसने गुब्बारा बनाया था, उसको पंचर कर दिया है। अब सबों को, और सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, यूरोप को, मिडिल ईस्ट को जिसमें इसराइल और गाजा आते हैं, चाइना को, रशिया को, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा दोबारा से अपनी स्ट्रेटजीज सोचनी पड़ेगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गया और कमला हैरिस जीत गई तो क्या होगा, दोनों लड़ाइयों का क्या होगा, पीस प्रोसेस का क्या होगा, रशिया पे जो प्रेशर है उसका क्या होगा, क्या पॉलिसीज चलेंगी, क्या नहीं चलेंगी। बिल्कुल टोटल दुनिया को एक भूचाल, एक ज्वालामुखी की तरह आ गया। सुनामी भी कह सकते हैं आप, एक पॉलिटिकल सुनामी है जिसने जमीन का हुलिया बदल दिया है। मैं आपको अमेरिका के अंदर ले जाता हूं कि हुलिया क्यों बदला हुआ मांगते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों जीता हुआ मान रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की अपील
कंजर्वेटिव सफेद लोगों के साथ है, जो मेजॉरिटी है। अभी भी ऐसी बात नहीं है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, जिसको बाइबल बेल्ट वहां का कहा जाता है, ये लोग जो बाइडेन नहीं डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, उनकी बहुतायत है। मगर उसके अलावा भी एक अमेरिका है, उससे बाहर भी एक अमेरिका है। अब जो हुआ है कि व्हाइट अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत मान के चल रहे थे, अब वो सोच रहे हैं कि कमला हैरिस आ गई है या आ जाएगी, अब क्योंकि अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है, तो हमारी पॉलिसीज क्या रहेगी, हम क्या कहेंगे। बाइडेन को बुढ़ा कह देते थे, अब तो ये तो कंपैरेटिवली जवान है, 59 साल की है। अमेरिका में तो 59 साल के लोग जवान ही माने जा सकते हैं सेहत के हिसाब से। एशियन है, ब्लैक है, औरत है, पढ़ी लिखी है, वकील है, जिसने धुरंधर जो वहां के रेपिस्ट थे और जो लोग थे कैलिफोर्निया में जहाँ पे ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी अपने शुरुआत में, बहुत लोगों को इसने जेल भेजा है। लोग कहते हैं कि इसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को अपने जवानी में जेल भेजा है। बड़ी सख्त किस्म की औरत है, पुलिस वाली एक तरीके की आप कह सकते हो, डंडा लेके चलती है। तो इसको कमजोर समझना नहीं, वो समझते, वो जानते हैं, और उनको पूरी अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब डेमोक्रेट्स में क्या हुआ, वो भी मायूस हो रहे थे, क्योंकि मायूस हो रहे थे क्योंकि बाइडेन वाकई में बुढ़े हैं, वाकई उनकी याददाश्त को असर हुआ है, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह में देख रहे हैं, वो हिचक जाते हैं। उनकी सूझ समझ एक्सपीरियंस इतना है कि उसके ऊपर वो आ जाते हैं, मगर तब भी 82 साल तो 82 साल है ना, कल भी कुछ हो सकता है, परसों भी कुछ हो सकता है। तो उसकी वजह से वहां के जो लोग मायूस थे, अब क्योंकि एक नया चूज करना पड़ेगा, अचानक जोश में आ गए। जो लोग पैसा रोक रहे थे कैंपेन के लिए, पैसा दे रहे हैं। अब सिर्फ जो टेक्निकल बात है कि क्या कमला हैरिस वाकई ऑफिशियल उम्मीदवार रहेंगी, क्योंकि अभी ड्यू प्रोसेस होना है वहां पे, कैंडिडेट्स आने हैं, और भी कोई कैंडिडेट आ सकते हैं, डेलीगेट्स को चूज करना, उनको अपील करनी है, उनका दिल जीतना है, अपने साथ रखना है। अमेरिका का प्रोसेस दुनिया के सारे देशों से थोड़ा फर्क है। कैंडिडेट्स को अपने, जो उनको वोट देंगे, पूरे लोग तो देंगे देंगे, जो उनको मेन वोट देंगे, कैंडिडेट्स का जो एक तरीके से है, उसके लोगों को अपनी तरफ रिझाना पड़ता है, जो कि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियल कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी की, कमला हैरिस ऑफिशियल कैंडिडेट अभी नहीं है, 2 हफ्ते में हो जाएंगी, ऐसी सबों की उम्मीद है। क्योंकि एक तो वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरे ब्लैक है, इंडियन है, औरत है, उसके मुकाबले में और कोई कैंडिडेट आएगा नहीं। और अगर बराक ओबामा ने भरपूर उनकी कोशिश की कि हम आपके साथ खड़े हुए, मैं और मेरी बीवी आपके पीछे खड़े हुए हैं, तो इसकी जीत आप मान के चलिए। ये ऑफिशियल कैंडिडेट रहेगी डेमोक्रेट पार्टी की। एक तीसरी बात है जो अखबारों में भी नहीं आ रही है, आज से लेकर नवंबर तक अभी भी 4 महीने हैं। अगर बाइडेन कहते हैं, जो उनके ऊपर कल से प्रेशर आ रहा है कि आप, और प्रेशर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि आप कह रहे हैं कि आप लड़ेंगे नहीं क्योंकि अपने आप को आज फिट नहीं मान रहे हैं, तो अगर आप फिट नहीं मान रहे हैं तो आप राष्ट्रपति पद से भी रिजाइन कीजिए। और एक हद तक इस पॉइंट में, आर्गुमेंट में कुछ सच्चाई लिखती है। अगर बाइडेन ने कहा ठीक है मैं रिजाइन करता हूं, तो क्या होगा, कमला हैरिस प्रेसिडेंट इमीडिएटली बन जाएगी। तो जब इलेक्शन होगा, कमला हैरिस इलेक्शन में प्रेसिडेंट कमला हैरिस की तरीके से जाएंगी। उसका अपना अलग वजन होता है, अपना अलग टाइटल का जोश होता है, उसका अलग अपनी मर्यादा होती है, रौब होता है। अगर वो हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मुसीबत में फंस गए, वाकई बहुत मुसीबत में गए। तो अभी हमको ये देखना है 3 चीजों को। एक तो सबसे पहले ऑफिशियली देखना है कमला हैरिस ऑफिशियल कैंडिडेट किस तारीख को बनती है, और उनके पास जब से लेकर नवंबर तक जो बहुत कम समय है, कितना जोश है, कितने साथी हैं, कितने असिस्टेंट आएंगे, कितना सपोर्ट मास आएगा, कितना पॉपुलर सपोर्ट आएगा, ये सब उनको करना पड़ेगा। दूसरी वजह से आपको कही, क्या बाइडेन रिजाइन करेगा, क्या कमला हैरिस इलेक्शन से पहले ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और तीसरा, क्या स्ट्रैटेजी लेकर डोनाल्ड ट्रंप आएगा। अब तो वो अपनी मस्कुलर स्ट्रैटेजी लेगा क्या,
एक औरत के सामने, उसको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। ये तीनों चारों चीजें जो हैं, इसका अमेरिकी पॉलिसीज के ऊपर बहुत लंबा असर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत भी जाते हैं, मान लिया, उनके ऊपर एक अंकुश रहेगा। वो अभी जो कह रहे हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे शपथ लेने से पहले आपको जो करना कर लो, नहीं तो आते मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। ये हेकड़ी ज्यादा दिन चलती नहीं है, ऐसा देखना पड़ेगा। तो आज की तारीख में मेरा ख्याल है कि कमला हैरिस शायद, प्रेसिडेंट कमला हैरिस के ओहदे से इलेक्शन लड़ेगी, और अगर वो उस ओहदे से इलेक्शन लड़ती है तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े, जो कहते हैं हॉट वाटर्स, गर्म पानी में है, यानी कि उसकी जमीन ज्यादा पुख्ता नहीं है। ये बड़ी अहम पर्सपेक्टिव आपने बयान किया, क्योंकि आम तौर पर तो ये समझा जाने लगा है कि शायद अब जो बाइडेन चले गए तो अब तो ट्रंप की जीत पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कहना है कि अब चैलेंज जो है वो बहुत ही रियल और बहुत ही सीरियस किस्म का चैलेंज देंगी कमला हैरिस, और वो अगर प्रेसिडेंट बन गई पहले ही रेजिग्नेशन की शक्ल में जो बाइडेन के, तो और ज्यादा उनके इम्कान, चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन दी है आपने। अच्छा, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं। उनकी एक तो तकरीर होनी है कांग्रेस में, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी मुलाकात उनकी तय है। हालांकि अभी ताज़ा खबर यह है कि उनको कोविड का असर हो गया है, शायद ये मुलाकात ना हो। आप इस ऐसे वक्त में नेतन्याहू की कांग्रेस से तकरीर और नेतन्याहू का अपने फ्रंट पर बहुत ही जिद्दी रवैया, जिससे कि जंग जारी है, इन दोनों चीजों को मिलाकर के कैसे देखते हैं? क्योंकि नेतन्याहू ने यह कहा कि कोई भी प्रेसिडेंट बने, अमेरिका को और इजराइल के ताल्लुकात उसी तरह से मजबूत रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक और बात का भी जिक्र कर देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे जिसने गोली चलाई वो यहूदी था, और ये बात जिस पर कैंपेन में चल रही है। मैंने आपके क्लास में भी कहा और भी मैं लिखता हूं, अमेरिका का जो व्हाइट अमेरिकन है, जो काले और हिस्पैनिक्स को नहीं छोड़ता, वो एंटीसेमेटिक भी है। उसका वो कंपोनेंट जो मालदार है, जो फैक्ट्रीज है, जिसकी वेपन्स की फैक्ट्री, जो वॉर मशीनरी का है, वो यहूदी न्यूयॉर्क में, वॉल स्ट्रीट में, वो है इजराइल का साथी। ये हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। बाकी अमेरिकन में यहूदियों के खिलाफ नफरत नहीं है, मगर इतना प्यार नहीं है। वो नेतानियों को, जो खूंखार वहशी आदमी है, उस तरीके से देखते हैं उसको खास डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं देखते हैं। इस बात को नजर रखते हुए अब देखते हैं, कांग्रेस को एड्रेस करना अमेरिकी एक अहम बात है, सब मानते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी जब जाते हैं तो बहुत गर्व से कांग्रेस को कभी कभी एड्रेस करते हैं, हर बार ही नहीं करते। बहुत लोग अमेरिका जाते हैं, प्रेसिडेंट से मिलते हैं, मगर ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को एड्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि एक मौका है सिर्फ ऑफिशियल अमेरिका को नहीं एड्रेस करने का, पूरी अमेरिका को एड्रेस करने का है। क्योंकि कांग्रेस रहेगी वहां पे, हाउस ऑफ रिपब्लिक्स, और सेनेटर्स रहेंगे, जो 100 सेनेटर्स हैं, जो 6 साल के लिए कर जाते हैं, जिनका लंबा अर्ज होता है। उनको किस तरीके से अपनी भाषा से पटाता है, उनको कैसे कन्विंस करेगा, ये आप सोचिए कि मेरे को हथियार दीजिए ताकि मैं बच्चों को मार सकूं। जो कहता तो रहेगा कि हमास है, हुती है, ईरान है, रशिया है, उनके खिलाफ मेरे को हथियार चाहिए, मगर हो क्या रहा है? कल फिर 65 लोग मर गए। फोटो जो आ रही है अमेरिकी फोटोग्राफर से, 2 मरूम बच्चों की आ रही है। मीम्स जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो 2 मातम करती माए और 1 मरा हुआ बच्चा। ये सब ओवरऑल आज की तारीख में, जब यूरोप में, जब वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में इजराइल की क्रिमिनलिटी, वॉर क्रिमिनल उसको डिक्लेयर किया गया है, नेतानियाहू कांग्रेस को क्या बोलेंगे? हल्ला यही मचाएंगे कि मेरे को मुसलमानों ने घेर रखा है, मेरे को कम्युनिस्टों ने घेर रखा है, मेरे देश को बिटाना मांगते हैं। ये तो उसका ऑफिशियल टेक्स्ट रहेगा। मगर जब लोग उसका, किसी ने भी एक सवाल पूछ लिया, और उस दौरान अमेरिका में कहीं पे भी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, और उसकी खबर
मीडिया में आ गई, शायद CNN ना दे, पर बाकी जो मैं मीडिया बता चुका हूँ, आपके जैसे जो मीडिया वहां पे हर स्टेट में है, हर प्रांत में है, हर काउंटी में है अलग अलग मीडिया, उनमें अगर आ गया तो इनकी टाइम टाइफस हो जाएगी। कांग्रेस को एड्रेस तो कर रहे हैं, मगर एड्रेस का टेक्स्ट और सब टेक्स्ट तो अलग अलग चीज हो जाएंगी। तो वहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट तो साइन करके जिनको जितना माल इनको देना है, जितना असला इनको देना हो तो दे देंगे, मगर अगर ये पॉपुलर सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं अमेरिका से, तो मेरा ख्याल है ये भी कुछ गलत फहमी में है। तो ये पॉपुलर सपोर्ट के बगैर हथियार मिलते रहे। देखिए, हमने अब तक दुनिया भर में इस जंग के शुरू होने के बाद दो किस्म की दुनिया देखी है। एक तो हुकूमतों की पॉलिसियां, चाहे वो यूरोपियन मुल्क हो, अमेरिका हो या अरब मुल्क हो, या एशिया हो, या एशिया हो। जी, हमारे यहाँ का भी बिल्कुल तो हुकूमतें बिल्कुल अलग पेज पर हैं, अवाम बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे हैं। तो वहां बगैर पॉपुलर सपोर्ट के ऐसे वक्त में, जबकि वहां इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में सरकार अगर कातिल को मुसलसल मदद करती रहे तो उसे यह भी खतरा है कि कुछ वोटों का नुकसान हो सकता है। ऐसे हालत में क्या कुछ कर सकती है सरकार? क्या कौन सा झूठ बोले जिससे कि इलेक्शन भी जीत लें और इजराइल को हथियार भी देते रहे? आपने शायद आपके चैनल पर भी मैंने सुना था, अमेरिका में एक और बात हो रही है। जैसे इजराइल में वहां की फौजी कमान नेतन्याहू के साथ नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर साथ नहीं है। अमेरिका में CIA और CIA से जुड़े हुए एकेडमिक्स जो सिचुएशन को स्टडी करते हैं, वो सब लोग कह चुके हैं कि हमास को कुचलना, डिफीट करना नामुमकिन है। अगर गाजा में एक भी बच्चा जिंदा है तो आप समझ के चलिए कि वो आपको अपोज कर रहा है। ये वहां के हर रोज मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, प्रोफेसर बता रहे हैं ये बात, फॉर्मली जो CIA के साथ काम कर चुके हैं वो बता रहे हैं ये बात। तो जो डिस्टोएशन है राजा को, सरकार को, प्रेसिडेंट को समझाने का, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि आप आज की तारीख में हथियार दे रहे हो, मगर अगर आप सोच रहे हो कि आपके हथियार की वजह से नेतानियों की फौज जीत जाएगी तो आप गलत फहमी में हो। और उसके बाद फिर सवाल उठता है तो कब तक हथियार देते रहोगे, कब तक लड़ाई चलती रहेगी? तो नामुमकिन है ना इसराइल की और वहां की। बड़ी आज के मामले में आप सोच सकते हो बहुत लो ग्रेड लड़ाई हो गई है, वहां पे मौतें नहीं हो रही आजकल, कभी कभार हो जाती है, हफ्ते में 1-2 मर जाते हैं। यहाँ तो हर रोज 60, 65, 35, 40 मर रहे हैं, फर्क फर्क किस्म की लड़ाई है। मैंने आपके चैनल में पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था उस लड़ाई में और इस लड़ाई में क्या फर्क है। तो ये जो, अगर आप दिल लोगों का नहीं जीत रहे हैं, तो जो आपको असला मिल भी रहा है ना, उसके अंदर एक रोप है, कल छूट सकती है। कल अमेरिका कहता है कि मैं अपने लोगों के सहमति में जाऊंगा। अमेरिका की कांग्रेस में मुसलमान हैं, आपको पता है ना। अमेरिकी की कांग्रेस में ब्लैक मुसलमान है, अमेरिकी कांग्रेस में ब्लैक वुमन मुसलमान है, जो जिसके बड़े बड़े आंसू टपकते, बहुत अच्छा बोलती है वो। उसको कई बार कोशिश की गई है कि इसको कांग्रेस से निकाला जाए, पार्लियामेंट से निकाला जाए, निकाल नहीं पाए। तो अमेरिका की पार्लियामेंट में यहूदियों के खिलाफ हमदर्दी हो सकती है, मगर यहूदियों की जो विक्टिम्स है उनके साथ इंक्रीजिंग सपोर्ट कांग्रेस में भी है। और अगर कांग्रेस में भी कोई उठ के कह दे कि आप हत्यारे हैं तो मेरे को अचंभा नहीं होगा। तो ये सूरत हाल, इसमें नेतन्याहू क्या कुछ कह पाएंगे, क्या मांगेंगे? अच्छा, इस बीच में एक बड़ा वाकया हुआ है। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी और अब हमारी बात हो रही है, इस बीच में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है कि हूथियों ने एक नए किस्म का ड्रोन लॉन्च किया और उसका नाम याफा रखा है। और याफा तेल अवीव का पुराना नाम है जो अरब्स में मशहूर है आज तक भी, जैसे कहीं कहीं जाफा या याफा लिखा जाता है। और उसने तेल अवीव में स्ट्राइक किया और कमाल यह हुआ कि वीडियो जो आई है, बीच पर कोई बच्चा है जो चिल्ला के कह रहा है कि ड्रोन ड्रोन ड्रोन, और ये सब होता रहा और वहां की फौज कुछ ना कर सकी। उसी दिन वहां के मीडिया में जो डिस्कस हुआ, ये कहा गया कि जैसे 7 अक्टूबर में
हमारी फौज सो रही थी और ऐसे ही अब भी सो रही है। अब आप इस नई तब्दीली के साथ जंग को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जंग तो एक तरीके से स्टेलमेट है। आप सिविलियंस को मार रहे हो, आप नहीं बता रहे कितने फौजी मारे आपने, सिविलियंस मारे जा रहे हैं और सिविल सोसाइटी बता रही है, अमेरिकन रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि सिविलियंस आप मार रहे हो, तो आप फौज से तो लड़ नहीं रहे हो। इसमें सबसे बड़ी बात साहब ये है जो हम लोग हिंदुस्तानी फौजी और हिंदुस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री को समझना चाहिए कि इजराइल की जो शील्ड थी, उसके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो सिद्ध हो गया है कि उसको बड़ी आसानी से भेदा जा सकता है। तो अमेरिका की जो पहले दी थी इजराइल को आयरन डोम, स्टील डोम कहा जाता था, जिसको कोई पार कर ही नहीं सकता था, और इजरायली रात को चैन से सोते थे कि फुल जोर भी हमला हुआ तो हम पे कुछ नहीं बरसेगा। उसमें इतने छेद हो चुके हैं कि आज इजरायली जनता भी सोची होगी कल कोई ड्रोन आएगा, रॉकेट आएगा। और हूथियों के पास तो तब भी कुछ सोफिस्टिकेशन है। पहला जो गगनभेदी हुआ था 7 अक्टूबर को, वो हमास ने किया था, फिलिस्तीनियों ने किया था, जिनके पास आप सोच सकते हैं कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनको आपने एक तरह से दीवार बनाकर समुद्र और रेत के बीच में फंसा के रखा हुआ था। तो इजराइल की इज्जत, उसकी फौज की इज्जत तो बिल्कुल चिथड़े उड़ गए उसके। अच्छा, इस बीच में एक और हूथियों के जो लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हूथी, उन्होंने 2 दिन पहले टेलीविजन पर तकरीर करते हुए ये कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से जंग के कुछ फेजेस तय किए हुए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इस तरह से वो ऐलान करते हैं बाकायदा हर 15-20 दिन के बाद। अब वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा प्रायोरिटी टारगेट तेल अवीव ही रहेगा और हम उस पर बाकायदा फिर हमला करेंगे। काउंटडाउन शुरू हो गया तकरीबन उसी तरह से जैसे ईरान ने 13 अप्रैल को कुछ वीडियो जारी कर दी थी अपने यहां से ड्रोन भेजते हुए, बगैर किसी इस डर के ये रोक ली जाएंगी। अभी यमन से ये आवाजें आ रही हैं और हुदैदा पर जो हमला किया वो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ऑपरेशनल कर लिया अपना सी पोर्ट, जिस पर ये समझ रहे थे कि ये तबाह करके आ गए। तो ये कहां जाएगा, क्या होगा इस तरह से? इजराइल सेकंड फ्रंट को तो झेल नहीं पाएगा, या तो फिलिस्तीनियों की तरफ अपनी बंदूकें ताने या लेबनान की ताने ताने, जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर है एकदम ना, 1 इंच दूर है, ऐसी बात नहीं है। जैसे गाजा तो तब भी एकदम फंस जाता है, लेबनान के पास बड़ा डेप्थ ऑफ स्पेस है, लंबा देश है, उसके बाद उनका अपना समुद्र है, उसके आगे सब दोस्त लोग उनके हैं, वहां से कोई उनको रोक टोक नहीं है, उनकी पहाड़ियां है, उनके जंगल है, कल चाहे तो टैंक भेज सकते हैं। तो इजराइल सेकंड फ्रंट तो खोल नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल रहेगा उसके लिए खोलना। उसने अगर फिलिस्तीनियों पर जरा भी डील दी तो हमास पुरजोर हमला करेगा। इसमें तो दूर से भी देख के पता लगता है कि उन्होंने जो थोड़ा बहुत अपने रिजर्व रखे हुए हैं इसी मौके के ऊपर रखे हुए हैं, और शायद उसी वजह से होती उकसा रहे इजराइल को कि आप अपना फोकस हमारी तरफ कीजिए। इजराइल को अभी अपने आप को कंटेन करना है, और नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है अपने लोगों को दिखाना है कि अमेरिका मेरे साथ है, इस वास्ते आप भी मेरे साथ रहिए, मेरी सरकार के साथ रहिए, हम वॉर के बीच में हैं। तो वो अपने पॉलिटिकल जो उसके ओपोनेंट्स हैं उसके विरोध में खड़े हुए हैं, उसकी सरकार के विरोध में, उन्हीं की पार्लियामेंट में, इजराइल की पार्लियामेंट में, उनको थोड़ा बहुत सहानुभूति दिखाना कि आज की तारीख में शांत रहिए, मैं अमेरिका मेरे साथ आ गया, ये हो रहा है वो हो रहा है। और उसमें सेकंड फ्रंट खुल गया तो वो तो फंस जाएगा, उसको मेरा ख्याल है पॉलिटिकल खुदकशी हो जाएगी उसके लिए। अच्छा, एक बहुत ही एक अजीब सिचुएशन है सीज फायर की। मिसाल के तौर पर नेतन्याहू की जगह बैठ करके अगर सोचा जाए, एक ऐसा शख्स जो मुसलसल अब तक ये कहता रहा कि हमास को पूरी तरह से तबाह करेंगे तब हम रुकेंगे, हम अपने कैदियों को वापस ले लेंगे तब हम रुकेंगे, और अब उसको
हर तरफ से ये धमकी आ रही हो, हिजबुल्लाह की तरफ से, हूथियों की तरफ से, इराक के हजदल शाबी की तरफ से, सीरिया में भी कुछ ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से ये धमकी आ रही हो कि जब तक तुम गाजा पर हमले बंद नहीं करोगे तब तक हम हमले जारी रखेंगे। ऐसी हालत में ये जंगबंदी की बातचीत से क्या अब कोई नतीजे की बात कुछ उम्मीद लगती है या अब भी ये जिद जारी रह सकती है? नेतन्याहू ने ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी नहीं है और ना उसको से जापान की एक पता है, वो उसको पता नहीं है उसमें कि बाइज्जत इज्जत बचा के कैसे कोई आदमी वापस जाता है। तो जब जापानीज जनरल्स लड़ाई में जाते थे और जीत नहीं पाते थे और महाराज को अपनी शक्ल नहीं दिखाने की हालत में होते थे, तो अपनी तलवार लेते थे, अपनी जगह पे रखते थे और एक जोर से अंदर कर देते थे। हाराकिरी, नेतानियाहू ने पॉलिटिकल हाराकिरी कर चुके हैं। अब वो किस तरीके से विड्रॉ करते हैं, किस तरीके से अपनी इज्जत, अपना पॉलिटिकल ओहदा तो जाएगा उनके हाथ से, अपनी इज्जत और अपनी जान और अपनी आजादी किस तरीके से बचाते हैं। क्योंकि अगर वो अपनी गवर्नमेंट हार चुके, अपनी पार्लियामेंट में, अपने नेसेट में अगर हार चुके, उसके बाद अगर वो सिविलियन बन जाते हैं तो उनका क्या हासिल होगा? वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुके हैं, इसराइल से बाहर पांव रखेंगे तो पकड़े जाएंगे, जन्म कैद कहीं पे हो जाएगी, ना भी हो तो पकड़े तो जाएंगे ना, ट्रायल होगी। क्या इसराइल उस ट्रायल में भाग लेने की ताकत में होगा? क्या वो मानेगा कि पूरी दुनिया के सामने बताया जाए कि किस तरह अपने ही जनरल्स के एडवाइस के खिलाफ इसने लगाया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, अस्पतालों को मारा, स्कूल को मारा, रेफ्यूजी कैंप्स को मारा, यूनाइटेड नेशंस के वर्कर्स को मारा? कैसे बता पाएंगे? पॉलिटिकली नेतान्याहू हाराकिरी कर चुका है और काफी दिन पहले कर चुका है। किस तरीके से वो बाइज्जत लड़ाई को बंद करता है उसके ऊपर बात है। यहाँ पर अब गाजा के सिविलियंस को मारने में कोई भी मिलिट्री फायदा नहीं है इजराइल को, ये तो बात साफ है। हाँ, तो उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से रेजिस्टेंस मिल रहा है उसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मैं अब एक आखिरी सवाल पर जाना चाहता हूं, वो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो कुछ कहा, उसने कहा कि 1967 में जो आपने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा किया, वेस्ट बैंक पर कब्जा किया, ये सब इलीगल है, ये आपको खाली करना है और आपको कंपेंसेशन भी देना है फिलिस्तीनियों को। इसके क्या मानी है प्रैक्टिकली? क्या ये टू स्टेट सॉल्यूशन में मददगार साबित होगा? इस पर ये बाइंडिंग तो है नहीं, इजराइल तो फौरन कह देता है कि ये तो सब बेसलेस है और हम तो गैर मुल्की हैं ही नहीं, ये तो हमारा ही मुल्क है। यानी वो नेतन्याहू का जो पहला रिएक्शन था वो ये कि हम कहीं काबिज नहीं है, ये तो हमारी जमीन है। तो आपको क्या लगता है आईसीजे के ऑर्डर से कहीं कोई डिप्लोमेटिक गुत्थियां कुछ सुलझने के इम्कान है या ये सिर्फ एक ऑर्डर आया और चला जाएगा? नहीं, आपका भाषा ज्ञान मेरे से बहुत अधिक है। आपने इलाके की हिस्ट्री को अंग्रेजी में, अरबिक में और फारसी में तीनों में पढ़ा है। इस आर्गुमेंट को इंटरनेशनली तो अच्छी लगती है, मगर क्या जॉर्डन मानने को तैयार रहेगा? क्योंकि हिस्ट्री में कुछ ज्यादा साल नहीं, कुछ साल ही पहले जाएंगे तो हैशमाइट किंगडम का क्या होगा? ये सारा फिलिस्तीनी इलाका है, ये अरब इलाका नहीं है, फिलिस्तीनी इलाका था ये, वेस्ट बैंक सारा का सारा। कैसे इसको आप मानेंगे? मेरा ख्याल है, जो मेरा पर्सनल ख्याल है, तो बहुत लीगली मैं नहीं समझ पाऊंगा और आज की तारीख में तो नहीं समझ पाऊंगा कि इसकी क्या अहमियत है आज की। मेरे ख्याल है इसका कोई खास अहमियत नहीं है। आज जो अहमियत है मॉरली और इंटरनेशनली वॉर क्राइम्स के ऊपर, उससे मॉरल सपोर्ट मिलता है। उसके बाद अब किस तरीके से एक भी यहूदी सेटलमेंट खाली कर पाएगा क्या? वो बड़े प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। उसके ऊपर पर ठंडे हमास से जब हमास वापस हो जाए, जब गाजा शांति में आ जाए, जब हमास का पूरा दोबारा से नया बन जाए, मुर्दों में से उठ के दोबारा जिंदा हो जाए, उसके बाद इस बात पे थोड़ा सा बहस हो सकती है। आज की तारीख में मेन चीज है, इजराइल वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर हो चुका है
उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या एक्शन लेती है। दूसरा, सीज फायर करनी है, हर रोज कहते हैं सुबह की सीज फायर करनी है, शाम को कोई हो जाता है कि या एक पार्टी हट जाती है या दूसरी पार्टी हट जाती है। सीज फायर यूनिलैटरल नहीं हो सकती है, सीज फायर बायलैटरल होनी चाहिए, नेगोशिएटेड होनी चाहिए, अमेरिका की गारंटी के साथ होनी चाहिए, रशिया की, ईरान की गारंटी तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। ये सब इमीडिएटली होना चाहिए। और इसमें मेरा ख्याल है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका बहुत बड़ा हाथ कर सकते हैं अपने अपने इलेक्शन से, अपने अपने मजबूरियां। यूरोप में भी बड़ा मुश्किल से वो एक्सट्रीम राइट से बच पाए, वहां पे भी बड़ा बलबला हो चुका था, हर देश में बलबला हो चुका था। और एक यूनाइटेड एक्शन सबों ने लिया, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, कि अपने अपने इंटरनल इलेक्शंस में किस तरह एक्सट्रीम राइट को साइड लाइन किया जाए। तो ये पॉलिटिकल अपीवल्स यूरोप में, अमेरिका में हो रहे हैं। इसके बावजूद किस तरीके से सीजफायर आती है, ये अहम बात है। आज जुलाई खत्म होने को आ गई है, एक बीच में महीना पड़ा है एक साल पूरा होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, और एक सीजन। अब इतनी बड़ी तादाद में एक लोग महीना मारे नहीं, जाते एक छोटा सा सीजन जिसको कह सकते हैं हमारा। हैं। जी जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में कह सकते हैं बरसातों के बाद अक्टूबर आ जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक तखमीना, एक एस्टिमेट आया था, लांसेट मेडिकल एक मैगजीन है, जिसमें कहा गया है कि 1,86,000 लोग तकरीबन मारे जा चुके हैं, अगर जो लोग दबे हुए हैं मलबे में उनको भी, और एक अंदाजे के मुताबिक तो इतना बड़ा नुकसान हो चुका। लेकिन एक शख्स है जो मुसलसल जिद पर अटका हुआ है। लेकिन क्या होगा, ये दुनिया की ताकतें क्या वाकई जंग बंद करा सकेंगी या होंगी, या खुद नेतन्याहू, क्या आपने कहा कि सियासी तकरीबन खुदकुशी वो कर चुके हैं, अब किस तरह से वो बाइज्जत बाहर निकले, वो एक बड़ा सवाल है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।